हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विथ मीरा। तो फ्रेंड्स, मैं जो रिवीजन वीडियो ला रही हूँ उसमें आज का मेरा चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम सभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का। तो विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। जो हमारी विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि होती है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। फॉर्मूला ये देख सकते हैं, एम्पियर I बराबर Q/T यानी कूलाम प्रति सेकेंड, और इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड ही होता है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं आवेश किसे कहते हैं। सर्वप्रथम आवेश के बारे में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 600 BC यानी ईसा पूर्व में बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है। वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। जब समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण गुण पाया जाता है, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण गुण पाया जाता है, मतलब कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। जबकि असमान आवेशों में, जैसे कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, तो उसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी कि जब समान प्रकार के होंगे, जैसे धन आवेश ही होंगे या ऋण आवेश होंगे, तो उसमें प्रतिकर्षण गुण पाया जाएगा। लेकिन जब असमान होंगे, जैसे कि धन आवेश और ऋण आवेश होंगे, तो उसमें आकर्षण का गुण पाया जाएगा। और आगे देखते हैं आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, इन तीन विधियों से आवेश उत्पन्न किया जाता है। और इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, Q बराबर N/E, N बराबर Q/E। तो जो यहाँ पर देखिए Q आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इसका मान, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। आवेश का मात्रक हम सब देख सकते हैं। SI जो पद्धति में उसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। CGS पद्धति में ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और इसका जो अन्य मात्रक है वो फैराडे है। और एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम होता है। एक फैराडे में 96,500 यानी कि 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। अब देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। सन 1875 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने स्थिर आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। मतलब ये जो वैज्ञानिक है वो आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसके बारे में ही बताया, उसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। और यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, F बराबर K/Q1 × Q2/R², जहाँ पर K हमारा नियतांक है और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और आगे देखते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह होता है। यह स्थिर विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कूलाम का नियम, यह नियम जो ये कूलाम का नियम है, यह नियम केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर हो। जब 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम हो तो कूलाम का नियम नहीं लागू होता है, तथा 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होने पर भी कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। अब देखते हैं आगे विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, उसमें देख लेते हैं। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा है DC यानी कि डायरेक्ट करंट। तो इसके डिफरेंसेस के बारे में चलिए देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। AC जो होता है, इसकी दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, जबकि DC करंट जो होते हैं उसकी दिशा व मान नियत होता है, मतलब कि बदलता नहीं है। AC इसे संचित या स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि DC को संचित किया जा सकता है। और AC की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और DC की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। AC इसका उत्पादन 11 किलोवाट से 33 किलोवाट होता है, जबकि DC का उत्पादन 650 वाट तक किया जा सकता है। AC में आ जाते हैं। उच्च क्षमता व दक्षता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। AC का उपयोग उच्च क्षमता व उच्च दक्षता के लिए किया जाता है, जबकि DC निम्न क्षमता व निम्न दक्षता के लिए DC का उपयोग किया जाता है। AC मरम्मत खर्च कम होता है, जो AC होता है उसमें मरम्मत खर्च कम होता है, जबकि DC में मरम्मत खर्च अधिक होता है। AC को DC में परिवर्तित जो होता है, AC को DC में रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जबकि DC को AC में इन्वर्टर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो हमारा इन्वर्टर होता है वो DC को AC में परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं विभव। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए जाने में जो कार्य होता है, बिना त्वरित के किए जाने में जो कार्य होता है उसे ही विभव कहते हैं। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। विभवांतर, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, मतलब कि जो विभवों के बीच अंतर पाया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। तो फॉर्मूला देख सकते हैं, V बराबर W/Q, जहाँ W जो है वो वर्क है यानी कार्य है, और Q जो है आवेशों की क्षमता है। इसका मात्रक कूलाम जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत वाहक बल, अब आते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में देखते हैं। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होता है। जो विद्युत वाहक बल है वो अदिश राशि होता है। इसका फॉर्मूला E बराबर W/Q, जो जूल प्रति कूलाम, इसका मतलब कि मात्रक होता है, या इसे वोल्ट भी लिख सकते हैं। जहाँ पर E जो है विद्युत वाहक बल है, W कार्य है, और Q आवेश है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अब देखते हैं अमीटर के बारे में। अमीटर क्या होता है? वह युक्ति जो धारा या मापन करती है उसे अमीटर कहते हैं। धारा का मापन करती है, वह युक्ति जो धारा का मापन करती है उसे अमीटर कहते हैं। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर जो होता है वो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, मतलब जो एक आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। और इसका अमीटर का सिंबल ये है, इसे देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और वोल्ट मीटर देखते हैं। वह युक्ति जो वोल्टेज का मापन करती है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वह युक्ति जो वोल्टेज का मापन करती है
उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, और इसका सिंबल ये है। इम्पॉर्टेंट जो सिंबल है, कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल है, इसे देख लीजिए। इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इसे आप सब देखकर याद कर लीजिएगा, पहचान लीजिएगा कि कौन सा है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं ओम का नियम। अब देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम GS यानी कि जॉर्ज साइमन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। यह नियम करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब जो ओम का नियम है वो करंट, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। किसी बंद DC यानी कि डायरेक्ट करंट परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि किसी बंद DC परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R और V बराबर IR। जहाँ देख सकते हैं V वोल्टेज है, I धारा है, R हमारा प्रतिरोध या नियतांक है। इसे हम R बराबर V अपॉन I भी लिख सकते हैं। और यह नियम AC तथा DC दोनों पर लागू होता है। यानी कि जो ये नियम है वो AC और DC दोनों पर लागू होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पर लागू होता है। इसे सत्यापित केवल DC द्वारा किया जाता है। यह रैखिक संबंध को दर्शाता है। यह पारे के स्तंभ को दर्शाता है। अब आ जाते हैं प्रतिरोध पर। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो धारा बहने का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जहाँ धारा बह रहा है और उसका कोई प्रतिरोध कर दे तो मतलब कि विरोध कर दे तो वही प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है। फॉर्मूला देख सकते हैं, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। आगे देखते हैं जहाँ पर, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रो बराबर R पाई R स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन L, जहाँ पर R जो हमारा कैपिटल R है वो प्रतिरोध है, रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, L जो है वो लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये सिर्फ मतलब रिवीजन के तौर पर है, इसलिए आप सब देख लीजिएगा क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम आ गया है तो पढ़ने का मतलब पढ़ पाएंगे नहीं, तो रिवीजन के तौर पर ही आप सब रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आप सबके लिए यूज़फुल होगा क्योंकि ये NCERT बेस्ड है तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रतिरोध के निर्भरता कारक, मतलब प्रतिरोध किस पर निर्भर होता है। पहला है प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। दूसरा है अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यही होता है व्युत्क्रमानुपाती। देख सकते हैं यहाँ पर R बराबर R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। फिर उसके बाद है थर्ड, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके पदार्थ के
पदार्थ पर निर्भर करता है। और चौथा दिया गया है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, मतलब प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर देखते हैं, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, अर्थात चालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध के समानुपाती होता है तथा अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तब से देख सकते हैं कि चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, मतलब जो चालक पदार्थ होंगे उनका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, अर्थात चालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि ताप के समानुपाती होता है, तथा अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, यानी कि अर्धचालक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का संयोजन, आगे देखते हैं, प्रतिरोध का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब वो सिर्फ अगर आगे जा रहा है तो आगे ही जाए, पीछे जा रहा है तो पीछे ही जाए, ये नहीं कि दोनों तरफ जाए, तो वही होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक क्रम में ही जाता है, तो उसे श्रेणी क्रम कहा जाता है। इसका देख सकते हैं फिगर ये है, और फॉर्मूला है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे प्लस करके Rn तक जा सकता है, जहाँ पर RT का जो मतलब होता है वो कुल प्रतिरोध से है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का एक समान वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। इसमें कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है, सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है कुल प्रतिरोध का मान। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब दूसरा देखते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का प्राथमिक सिरा एक जगह एवं द्वितीयक सिरा एक जगह जोड़ दिया जाए तो वह समांतर संयोजन कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। इसका फिगर देख लीजिए कैसे है, वो हो गया। और फिर उसके बाद दिया है इसमें धारा का मान अलग अलग तथा वोल्टेज का मान एक समान होता है। जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान अलग अलग तथा वोल्टेज का मान एक समान होता है, इसलिए घरों में कनेक्शन समांतर क्रम में ही किया जाता है। अब आ जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसका जो अन्य नाम है वो प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। समान लंबाई व मोटाई वाले टुकड़ों के बीच मापा गया प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि समान लंबाई हो व समान मोटाई हो, उसके बीच जो मापा गया प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम गुणे मीटर होता है। और फॉर्मूला ये देख सकते हैं, रो बराबर RA/L, जहाँ पर रो प्रतिरोधकता है, R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है, L लंबाई है। यह केवल पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। यह केवल जो प्रतिरोधकता है केवल पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। चालक, जिन पदार्थों में रुक जाइए 1 मिनट गाइस। चालक, जिन पदार्थों में से धारा सुगमता के साथ प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें से धारा सुगमता के साथ प्रवाहित हो जाए, कोई बाधा न हो, तो उसे चालक कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। इनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहते नहीं होते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल है जो चालक होते हैं उसका एग्जाम्पल है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, अम्ल, क्षार आदि। चांदी अच्छा चालक माना जाता है, सबसे मतलब अधिक चालकता इसी में होती है। फिर उसके बाद कुचालक, कुचालक किसे कहते हैं?
जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। मतलब ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं बहता है तो उसे ही कुचालक कहा जाता है। इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अधातु, लेड, हीरा, माइका, आसुत जल इत्यादि। और देखते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। मतलब ऐसे कोई पदार्थ होते हैं जिनमें जिनकी चालकता जो होती है वो चालकों से कम होती है किंतु कुचालक से अधिक होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब देखते हैं चालकता क्या होता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए जो सुगमता प्रदान करता है उसे चालकता कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो सुगमता प्रदान करता है, मतलब कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसे चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित किया करते हैं और इसका मात्रक जो होता है महो होता है या साइमन होता है। और इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, जी बराबर 1/r। जी जो है हमारा चालकता है, आर जो है वो प्रतिरोध होता है। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती विशिष्ट चालकता कहलाता है। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका ही जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वही विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है। और इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर 1/ρ। अब देख सकते हैं जो सिग्मा होता है वो विशिष्ट चालकता होता है और जो रो होता है वो प्रतिरोधकता होता है। अब अति चालकता देखते हैं, अति चालकता क्या होता है। कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे अति चालकता कहते हैं। मतलब कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनमें ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है, इसे ही अति चालकता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। जो पारा होता है 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। अब देखते हैं विद्युत शेल क्या होता है। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत शेल कहलाती है। मतलब ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत शेल कहलाती है। और इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देख सकते हैं विद्युत शेल का चिन्ह है, सिंबल है। विद्युत शेल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। उसके बारे में देखते हैं। विद्युत शेल 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक शेल, दूसरा है द्वितीयक शेल। और इसके डिफरेंस के बारे में हम देखेंगे। तो प्राथमिक शेल, ये शेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्राथमिक शेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। द्वितीयक शेल, ये शेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दूसरा प्राथमिक शेल इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी प्राथमिक शेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक शेल इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक शेल इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जो प्राथमिक शेल होते हैं उनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि द्वितीयक शेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। प्राथमिक शेल ये तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक शेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, जबकि द्वितीयक शेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करते। इन्हें पहले आवेशित करना पड़ता है। आवेशित इन्हें करेंगे तब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे। प्राथमिक शेल इनका विद्युत वाहक बल कम होता है। जो प्राथमिक शेल होते हैं इनका विद्युत वाहक बल कम होता है। द्वितीयक शेल इनका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। प्राथमिक शेल ये वजन में हल्के होते हैं, जबकि द्वितीयक शेल वजन में भारी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राथमिक शेल का।
नोल्टाइक, डैनियल, शुष्क कार्बन, जस्ता, मरकरी और लिथियम सेल होता है। और द्वितीयक सेल का लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल ये होता है। अब देखते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है, जूल का तापन का नियम। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। यानी कि जब कोई चालक तार होता है, उसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। विद्युत हीटर, विद्युत केतली, इसके देख सकते हैं क्या है। विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत प्रेस, टोस्टर इत्यादि जो होते हैं जूल के तापन नियम पर ही कार्य करते हैं। इसका फॉर्मूला है H = I² × R × T, जहाँ पर H जो है वो ऊष्मा है, I जो है धारा है, R जो है प्रतिरोध है और T जो है वो समय है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब इससे रिवीजन कर लीजिएगा, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फ्रेंड्स।